हेलो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपके सामने 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि आने वाले बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में है, जिसको 2023 में पारित किया गया है और इसके थ्रू पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो किया गया है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है। 106 अमेंडमेंट से नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित किया गया। आपको बताना क्या सही है। इससे जो है 3 नए अनुच्छेद आर्टिकल 330A, आर्टिकल 332A और आर्टिकल 334A को जोड़ा गया है, पहला स्टेटमेंट। और स्टार्टिंग में जो यह प्रावधान है ये 10 वर्षों के लिए रखा गया। आपको बताना है क्या सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, लेकिन जो दूसरा है स्टार्टिंग में यह प्रावधान जो है ये 10 वर्षों के लिए नहीं, ये 15 वर्षों के लिए है। तो क्या सही हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैचलेट डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस प्रोग्राम या आपदा प्रबंधन। तो यूके में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैठक हुई थी और वहीं पे फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र डिक्लेयर हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैचलेट डिक्लेरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे संबंधित है सेंदाई फ्रेमवर्क। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो वो आपदा प्रबंधन से है। क्वेश्चन नंबर 3, याउंडे डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? कैंसर, टीबी, एड्स, मलेरिया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मलेरिया का प्रकोप जो है विकासशील देशों में और जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो खासकर अफ्रीका में ये प्रॉब्लम बहुत जाने ले लेती है। तो अफ्रीका के 11 कंट्रीज़ ने मिलके 2024 में ही याउंडे, जो कि कैमरून में है, ठीक है, आपको जो है घोषणा जारी किया है। और इसमें यही है कि जो 11 कंट्री है मिलके काम करेंगे, अपने बजट का जो है 15% तक जो है वो अपने बजट का बोले हेल्थ का जो है वो 15% का जो है एक्सपेंडिचर करेंगे मलेरिया के रोकथाम पर। और ये संबंधित है मलेरिया से, ठीक है। ब्लैचलेट डिक्लेरेशन हो गया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और जो याउंडे डिक्लेरेशन है वो आपका हो गया मलेरिया से, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एक सेंदाई फ्रेमवर्क है जिसका संबंध जो है वो आपदा प्रबंधन से है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देती है, इसका 46th सेशन जो है वो इंडिया में हुआ, ठीक है, जिसमें कि 24 नए यूनेस्को हेरिटेज साइट को जो है मान्यता मिली। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो लोगो रहा वो कर्नाटक स्थित हम्पी में स्मारकों का समूह, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी से प्रेरित रहा। दूसरा, आसाम के मोईदमस, जो कि अहोम डायनेस्टी से संबंधित है, को इंडिया के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। आपको बताना है ए पहला सही है, बी दूसरा सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसका जो लोगो है वो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी उससे प्रेरित रहा। लेकिन जो दूसरा है आसाम जो है, इसको तो दर्जा मिला है यूनेस्को का धरोहर स्थल का, लेकिन ये 42वां नहीं, ये 43rd है, ठीक है। और स्थल दोनों टाइप के हैं, प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी। और जो आपको कंचनजंगा वाला है वो इंडिया का एकमात्र मिश्रित हेरिटेज साइट है, कल्चरल भी है और प्राकृतिक भी है। क्वेश्चन नंबर 5, मोदी जी जो है विदेश यात्रा करते हैं, इससे जो है हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन ट्रेड है, सबको भी बढ़ावा मिलता है। तो 44-45 साल के बाद जो है इधर मोदी जी का कुछ ट्रिप लग रहा है कुछ ऐसे कंट्रीज़ को,
ठीक है। तो उसी में से ये क्वेश्चन बनाया गया है। यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब लगभग 4 दशक के बाद ट्रिप लग रहा है ना। तो मोदी जी ने जो है डोबरी महाराज मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको बताना है ये दोनों मेमोरियल किस देश में है। टफ क्वेश्चन है। यूक्रेन भी गए थे मोदी साहब, पोलैंड भी गए थे, ऑस्ट्रिया भी गए थे, रशिया भी गए थे, यूक्रेन भी गए थे, है ना। तो बताया ही। तो सही जवाब हो जाएगा पोलैंड। डोबरिया महाराज जाम साहब और जो है कोल्हापुर में जो है दोनों जगह पोलैंड के लोगों को जो है शरणार्थी के रूप में रखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इसलिए उनके याद में वहां पे मेमोरियल बनाया गया है। और सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, 6-7 साल से आपको पता ही है स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें इंदौर जो है फर्स्ट रैंक पे रहता है। लेकिन इस बार खास बात क्या है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट 2024 में आया उसमें इंदौर के साथ साथ एक और सिटी जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। आपको बताना है कौन सा। विशाखापट्टनम, सूरत, पुणे, विजयवाड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरत। इसमें और भी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है कि जैसे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कौन टॉप किया है, कौन सा स्टेट टॉप किया है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वहाँ कौन टॉप किया है। तो इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है यारों स्वच्छ सर्वेक्षण से। अब देखिए आपको पता ही है कि नीति आयोग जो है भारत का सतत विकास एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी है, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, प्राप्तकर्ता। तो अचीवर में तो नहीं है। बाकी केरला वाला जो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं वो फ्रंट रनर है। आपको बताना है कि जो झारखंड और बिहार है, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। देखिए फ्रंट रनर अचीवर तो होगा नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा? एस्पिरेंट में और परफॉर्मर में। तो दोनों राज्यों को जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको जो है अब, लेकिन परफॉर्मेंस तो खराब है लेकिन ये लोग अब अपने में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परफॉर्मर। फिर अभी केंद्र सरकार ने, जब केंद्र सरकार ने देखा कि कुछ राज्य जैसे झारखंड हो गए जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम ला के जो है लोगों का दिल जीता जा रहा है। क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 में आई थी उसमें काफ़ी कमियां सामने हैं। उसमें ऐसा नहीं है जैसे पहले था कि आप जिस लास्ट आपका जो 1 साल में जो आपको सैलरी मिली है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। ऐसा न्यू पेंशन स्कीम में नहीं था। तो कुछ कुछ जो राज्य हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम ला के जो है और केंद्र सरकार को जो है मतलब पीछे कर रही थी। तो इस वजह से मोदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2025 से जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम लागू होगी, जिसमें कि जो भी आपने लास्ट सैलरी विड्रॉन करी है ना, लास्ट 1 साल में, तो उसका बेसिक जो आपका रहेगा ना उसका 50% आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स से, महंगाई क्योंकि बढ़ते रहती है उससे जुड़ा हुआ रहेगा और उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो उसके बारे में 2 बातें दी गई हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको बोले कि आपका जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका बेसिक का 50% ये उन्हीं को मिलेगा जिसका 25 साल पूरा हो गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन स्कीम जो कि 10,000 रुपये है, ये इनको मिलेगा जिनका 10 साल पूरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, ये 50% होगा पेंशन का जो फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो देखिए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें 3 प्रावधान है। एश्योर्ड पेंशन जो हम बोले कि बेसिक पे का जो है आपका 50%, तो वो तब मिलेगा जब आपका 25 साल पूरा हो गया होगा तभी मिलेगा। दूसरा प्रावधान है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन जो कि 10,000 रुपये का है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि मिनिमम 10 साल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और तीसरा है कि जिसको पेंशन मिल रहा, मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है, तो फिर जो है पेंशन का कितना % जो है वो फैमिली वालों को मिलेगा। तो
तो ये 50% नहीं होगा, ये सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन जो है ये 60% होगा। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई, उसके कुछ प्रावधानों के बारे में बताइए। तो पहला तो सही है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो है 10,000 रुपये का 10 साल पे, और हम जो बोले कि आपका जो बेसिक पे का 50% रहेगा वो 25 साल होने पे ही मिलेगा, और जो एश्योर्ड फैमिली पेंशन है ये 50% नहीं, ये 60% है। अब इंडिया जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, तो हाल ही में इसके 12वें मेजर पोर्ट वधावन का जो है मतलब शिलान्यास किया गया, मतलब उसको ओपन अप किया गया। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो ये इंडिया का 12वां मेजर पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है। अब ट्राइबल्स को फोकस करते हुए भी स्कीम कुछ चालू की गई है, जैसे प्रधानमंत्री उन्नत भारत अभियान योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठीक है, दोनों ट्राइबल स्पेसिफिक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इस पे आपको पीएम जनमन पे है, ठीक है, कि यह योजना आदिम जनजातियों के विकास के लिए है। दूसरा, इसमें 11 मिनिस्टर 9 इंपॉर्टेंट सेक्टर पर फोकस मतलब किया जाएगा, और ये योजना जो है झारखंड के खूंटी जिले से ये शुरुआत हुई, जो कि बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, यह योजना जो 75 आदिम जनजातियां हैं उनको स्पेसिफिक विकास के लिए है, और इसमें जो है 11 मिनिस्टर नहीं, इसमें जो 9 मंत्रालय है वो 11 इंपॉर्टेंट सेक्टर पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसका सेकंड स्टेटमेंट सही मतलब गलत है और पहला सही है, ए उसका आंसर हो जाएगा। और एक आपका पीएम उन्नत भारत अभियान है, जिसमें कि 63,000 ऐसे गांव जहां पे जनजाति का मतलब उन लोग का मतलब मेजोरिटी है, उन गांवों पे फोकस किया जाएगा। पीएम उन्नत भारत अभियान ये इसी बजट में अनाउंस किया गया है। और जो पीएम जनमन योजना है ये नवंबर 2023 से चालू किया गया है। इसका फोकस जो है वो आदिम जनजाति के विकास पे है, लेकिन इसमें जो है 9 मंत्रालय, 9 मिनिस्ट्रीज और 11 इंपॉर्टेंट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, अब कुछ बैठक के बारे में दिया गया, आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, ध्यान रहे बॉन क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे। बॉन क्लाइमेट चेंज वाला बैठक जर्मनी में हुआ है, लेकिन ये जो है कि जो प्रवासी, जैसे कि अपने यहाँ एक कछुआ आता है इंडिया में अमेरिका से, ओलिव रिडली टर्टल 14,000 किलोमीटर तय करके, वैसे जो है साइबेरिया से क्रेन आता है, ठीक है। तो प्रवासी जीव जंतु को बचाने के लिए जो है ये बैठक 14वां बैठक उज्बेकिस्तान में हुआ। गुट निरपेक्ष नॉन लाइन मूवमेंट का 19वां बैठक युगांडा में हुआ। G7 का जो है 50वां बैठक इटली में हुआ, और 13वां WTO का बैठक जो है वो सिंगापुर में हुआ। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। जो 13वां बैठक है ये सिंगापुर में नहीं हुआ है दोस्तों। अब आपको ये होमवर्क दे रहा है कि आपको देखना है कि अगर ये सिंगापुर में नहीं हुआ, जो मंत्री सम्मेलन हर 2 साल पे होता है, तो फिर जो 13वां WTO का बैठक है ये हुआ कहां। और WTO का गठन जो है 1986 से 1994 में 8 साल का मतलब उरुग्वे राउंड चला। उसके बाद माराकेश समझौता से जो है WTO अस्तित्व में आया था 1995 में। सेला टनल काफी न्यूज में रहा, यह किसको जोड़ता है? कश्मीर को लद्दाख से, हिमाचल को लद्दाख से, या असम को अरुणाचल प्रदेश से? देखिए, अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए केक वॉक है, अगर आप नहीं जानते हैं फिर बहुत मुश्किल है। तो सही जवाब हो जाएगा असम को ये अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और अभी रांगपो एक रेलवे स्टेशन चालू हुआ है, वो आपका कहाँ पे है? सिक्किम। सिक्किम में अभी तक रेल कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर रही है, अब गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको लेके पहले से ही काफ़ी विवाद चल रहा था, क्योंकि इसमें कौन पैसा दे रहा है उसको, पॉलिटिकल पार्टी को उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया है,
और एसबीआई को फटकार भी लगाया है, क्योंकि एसबीआई जो है वो आइडेंटिटी रिवील करने के लिए ज़्यादा समय मांग रही थी। तो आपको ये बताना है कि चलिए ये तो असंवैधानिक अभी घोषित हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 में, पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017, 2018, 2019 या नन? तो 2018 में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है दोस्तों शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बजट 2024 में 4 नई जातियों का जिक्र किया गया है, इसमें कौन शामिल नहीं है? गरीब, किसान, महिला या दलित? तो इसमें ये बोला गया कि जो 4 मेन कास्ट है ना, वो युवा है, गरीब है, किसान है, महिला है। चारों जो है, चारों के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें दलित इन स्पेसिफिक नहीं है, यूथ, पुअर पीपल, फार्मर्स और महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2024 में विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज में कौन शामिल नहीं है? कौन सी मतलब वो प्राथमिकता में नहीं है? एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन है यार इसका, लेकिन जवाब क्या होगा? ग्रामीण विकास, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा काम किया जा रहा है और अंडरलाइन इसको रखा गया है, लेकिन जो 9 प्रायोरिटीज बताया गया उसमें स्पेसिफिक जो है ग्रामीण विकास का जिक्र कहीं नहीं मेंशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया का जो पंच अमृत है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और हर कंट्री को बोला गया कि आप अपना INDC उसको चेंज करिए, है ना। तो यूके में इंडिया ने अपना यह पंच अमृत लक्ष्य रखा था। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 2030 तक ग्रीन हाउस में जो है 45% की कमी आएगी। 2030 तक जो ऊर्जा प्रोडक्शन होता है वो 50% नवीकरणीय ऊर्जा से होगा। 2047 तक भारत जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल जो है मतलब इंडिया बनेगा। तो पंच अमृत में कौन जो है वो शामिल नहीं है? तो देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट तो है, 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन ये पंचामृत के जो लक्ष्य उसमें शामिल नहीं है यारों। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, लास्ट सही है, लेकिन बीच वाला जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन और डिस्कशन काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। हम आगे की वीडियोस में भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।